मौलाना मौदूदी के केस में 1964 में सेटल कर चुकी है, बेनज़ीर के केस में सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिज़ोल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हार्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हार्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिज़ाल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिसमें हार्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा? इस वक्त सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हार्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे। मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमला आवर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाज़त से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूँ थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता, आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन लीजिए, एक मिनट। इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुन मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो हयात मॉनिटरिंग जज लग गया हमारा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है? तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फारिद ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके कर्ता धर्ता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो ज़बान पाक से कम और उमर अता बंदियान की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और मुजाहिर अली नकवी जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस किया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदियान, शर्म करो। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बगैर कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पिशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का लोग। अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चले। बैठे लोग क्या मुल्क खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है राष्ट्रीय दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। उनको देखा है, हम अदलिया से इत्तेमाद करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इक़दामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा।
क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फ़ाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पर नज़र रखें और इसके तरह इकदाम करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे हैं कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या आवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक, जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो? ठीक है, कोई बात नहीं। आप आ जाए। ठीक है, एक मिनट कर ले, आप छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफरूर शख्स को जो सज़ा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था, उसको वो रिसेप्शन करके वहाँ छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाई कोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से तोड़ेगा बैट, कसम से फैजल ना सही पर करे, कसम से लास्ट 5 बार गाड़ी बैट तोड़ेगा। थोड़ा आराम से जमील साहब, बैट तोड़ेगा कसम से। तू तो बोलता स्टॉप किया मैंने। देख कितना